Hello everyone, welcome to your first essay class. Now, I thought before we start into the essay writing per se, I should give you as to what is the intention of UPSC for asking you an essay in your civil services examination. These intentions are clarified by the Satish Chandra committee, which gave its recommendations for introduction of essay. Prior to that, also there was a Kothari committee, so Rajni Kothari. So based on their recommendations, also the whole system was set up, but essay was excluded at that time. 1989 में फाइनली ऐसे इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद फिर लाया गया। इंटेंशन क्या थी, ये देखा गया कि हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके पास कुछ एक स्किल्स की कमी है, द नेसेसरी स्किल्स टू प्रिपेयर ए प्रॉपर रिपोर्ट और ए रिपोर्ट ऑन एनी स्पेसिफाइड असाइनमेंट इन्वॉल्विंग इंटीग्रेटेड थिंकिंग एंड लिंग्विस्टिक स्किल्स। इसकी कमी एक देखी गई और इसी के चलते ये भी समझा गया कि द ऑफिसर्स ऑफ द हायर सिविल सर्विसेज आर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर पॉलिसी पेपर्स, notes, drafts, memoranda on a variety of subjects. And it is true that the skills in these area can be imparted during the training also, but they are essentially being developed at the college and university level, so they should be tested in the mains examination as well. ये उसी सतीश चंद्र कमेटी के रिपोर्ट के ही ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अच्छा, इसके बाद जो ऐसे पेपर है वो किन चीजों को टेस्ट करना चाहता है, वो इंटेंशंस भी हमें यहाँ पे क्लियर होती हैं। सो essay paper in the main examination will bring out not only candidates' linguistic skills, but also capacity for comprehension, ability for critical analysis, mental quality for integrated thinking, assimilation of ideas and clarity of expression. तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे आपका ऐसे जज किया जाएगा। उसके बाद उसकी मार्किंग कैसे होनी है, उसके लिए भी उन्होंने क्लियर पैरामीटर्स दिए और सिस्टम दिया है। क्लियर पैरामीटर्स हैं कॉम्प्रिहेंशन, मतलब आप उस चीज को कितना अच्छे से समझ पाए और आगे जब एग्जामिनर उसको पढ़ रहा है तो उसने कितने अच्छे से उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाया, जस्ट बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रिटन अबाउट दैट टॉपिक। ठीक है जी। सो कॉम्प्रिहेंशन का दो तरफा मीनिंग है। दूसरा है ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट। आपके कट कॉपी पेस्ट आइडियाज नहीं होने चाहिए, कुछ नया आपको अपने एसे में लेके आना है, वही आपके एसे को ऊपर उठाएगा और मार्क्स भी आपके बेटर आएंगे। तीसरा है क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे वेग एक्सप्रेशन किसको बोल सकते हैं, जहां पे आपका या तो लिंग्विस्टिक चैलेंज है वहां पे वेग एक्सप्रेशन आएगा, या फिर थिंकिंग प्रोसेस में चैलेंज है वहां पे वेगनेस ऑफ एक्सप्रेशन आएगा। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज की कुछ डायमेंशंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, उससे आपकी क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन भी धीरे धीरे सामने आती है। अगर आप वो डायमेंशंस ही ठीक से नहीं बना पा रहे हो तो फिर क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं आएगा। सो योर थॉट इज रिफ्लेक्टेड एसेंशियली। और यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर आपकी थॉट रिफ्लेक्ट हो रही है तो बहुत अच्छा। देन इंटीग्रेटेड थिंकिंग विद सिमुलेशन ऑफ आइडियाज। इसका मतलब बेसिकली आपके अलग अलग सेंसिटिविटी से है जो आप थ्रू आउट योर जनरल स्टडीज प्रिपरेशन भी बिल्ड कर रहे हो, ऑप्शनल में भी बिल्ड कर रहे हो और एज अ लाइफ स्किल भी बिल्ड कर रहे हो, विच इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर पर्सनैलिटी। In fact, essay is the paper through which your first level personality test is being done by the UPSC, which is of 250 marks. So आपके इंटरव्यू से पहले एक इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है जो कि essay के थ्रू चल रहा है। ठीक, तो ये चार पैरामीटर्स आपके एक तरह से पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में ही है। ओके, अब इसकी जो इवैल्यूएशन है वो दो इंडिपेंडेंट एग्जामिनर्स इसको देखेंगे, फिर इसकी एवरेज निकाल ली जाएगी स्कोर की, जो अलग अलग आपके पास स्कोर आएगा, एंड दैट विल बी योर स्कोर इन दी एसे पेपर। अब जब भी आपने एसे का टॉपिक चुनना हो, क्योंकि आपके पास 8 बेसिक ऑप्शंस हैं, 8 में से 2 लिखने हैं, 4-4 के सेक्शंस में एक एक आपको चूज करना होता है। तो आपने देखा है कि आजकल जो एसेज आ रहे हैं या तो दे आर डायरेक्ट काइंड ऑफ टॉपिक्स और दे आर इनडायरेक्ट काइंड ऑफ टॉपिक्स, या तो दे आर फिजिकल काइंड ऑफ टॉपिक्स और वेरी क्लियर कॉन्टेक्चुअल काइंड ऑफ टॉपिक्स, और देर आर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स, फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ टॉपिक्स। तो इनमें चुनने से पहले जब भी आप देखें तो अपने आप को ये सवाल जरूर पूछ लें, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, इश्यूज, सजेशंस, कि आपको इन अलग अलग क्वेश्चंस पे कितना बेसिक लेवल पे कुछ चीजें पता है, ताकि आपको ऐसे चुनना आसान रहे। बस यहाँ पे चॉइस लेवल हमारा कंसर्न है। अब जब लिखना शुरू करेंगे तो कुछ चीजें हैं जो अवॉइड करनी है,
जो आपका अभी से एक मेंटल प्लेन सेट हो जाना शुरू हो जाना बहुत अच्छी बात है अगर आप कर पाए तो। पहला है नो योर रीडर और एग्जामिनर। आपके ऐसे पढ़ने वाला बंदा यूपीएससी में काफी मेच्योर होगा, 50-60 साल की उम्र का होगा, और उसने जो इंग्लिश पढ़ी है वो बहुत प्योरिटैनिकल प्योर इंग्लिश होगी, और आपने वहां पे इसीलिए कोई भी एक स्लैंग यूज नहीं करना है, माय ब्रो ये नहीं होना चाहिए। मोर ओवर, डोंट यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज, डोंट राइट मोदी, मोदी जी, राइट, प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो इस तरह से आप क्लियरली आप अपनी एक्सप्रेशन रखिए। शेड्यूल्ड कास्ट है तो उसकी एससी, ओबीसी है तो अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये इस तरह की जो एनोटेशंस आप यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, वो अगर तो स्टैंडर्डाइज्ड शॉर्ट फॉर्म है फिर ही यूज कीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। कई ऐसे शब्द हैं एंड, अब वहां पे आप कई बार सिंबल ड्रॉ कर देते हैं, तो ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है तो वो सिंबल्स के थ्रू नहीं चलेगी, आपको प्रॉपर ही चलना है। एक्सक्लेमेशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क्स ऑफ ऑल काइंड, ये बहुत ध्यान से जहां जहां लगाने हैं वहां ही लगाने हैं। सो ये ग्रामेटिकल कॉमन एरर्स जो हैं ये बहुत न्यूसेंस क्रिएट करते हैं ऐसे रीडर के मन में जो खास तौर पे इंग्लिश का एक टीचर या प्रोफेसर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहा होगा और वही आपका पेपर चेक भी कर रहा होगा। तो इस हिसाब से आपने अपनी मेच्योरिटी इन लैंग्वेज दिखानी है, इनफॉर्मल नहीं होना। सो दैट्स अ वॉच वर्ड, ओके, डोंट बी इनफॉर्मल, try to be linguistically formal, try to be linguistically correct. Language and linguistics are two different areas altogether, okay? तो आपने जो ग्रामेटिकल एरर्स है वो नहीं करने, पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान रखना है, और स्लैंग यूज नहीं करना। कहीं पे भी जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो देनी है, उसको अवॉइड नहीं करना। डोंट राइट इंदिरा गांधी, राइट मिसेस इंदिरा गांधी, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी। आपको नहीं पता उसकी मेंटल सेंसिटिविटीज क्या है, तो आपको रिस्क भी नहीं लेना। Second point is be careful about race, religion, ideology or individuals. हम कई बार जब न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, फ्रंटलाइन मैगजीन कुछ भी पढ़ते हैं, तो वो ओपिनियंस उसमें दिए होते हैं, कई बार हम एग्जाम हॉल में भी यही ओपिनियंस कैरी फॉरवर्ड कर जाते हैं। तो इनसे बचना है। डोंट ट्राई टू बी गोइंग टू मच प्रो और टू मच एंटी अबाउट एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है? तो आपको ये सेंसिटिविटीज अपनी ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपके रीडर एग्जामिनर के भी ध्यान में होंगी। इन चीजों को लेके वो बहुत टची रहते हैं, ठीक है? ओके, देन अवॉइड क्लोज्ड सेंटेंसेस और स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। अपने एसे को लेके बहुत ज्यादा आपको रिजिड नहीं होना है। जब भी आप कुछ लिख रहे हैं, डोंट राइट थिंग्स लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर पॉवर्टी इज, ऐसे नहीं लिखना होता। ऐसे लिखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर पॉवर्टी इज। जब आप बोलते हो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मतलब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं, और हो सकता है एग्जामिनर के मन में कुछ और बात हो। तो इस वजह से आप जब भी लिखो तो क्लोज्ड स्वीपिंग स्टेटमेंट्स एक ऐलान करके मत लिखो। आप हमेशा एक फ्लेक्सिबिलिटी उसमें एक एलिमेंट रहने दो। ये एक एडमिनिस्ट्रेटर के लेवल पे भी एक अच्छा साइन है कि वो कभी भी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं बनाता। आज की डेट में सी यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, ऑल नॉलेज इज प्रोविजनल एंड परमानेंटली सो। न्यूटोनियन थर्ड लॉ ऑफ मोशन या जितने भी लॉज उसके आए वो भी तो आज प्रोविजनल ही है ना। एक प्रोवाइजो तो अटैच्ड है कि अगर बॉडी का एक सफिशिएंट मास होगा तभी जाके न्यूटोनियन मैकेनिक्स उस पर लागू होंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आएगी, है ना? या बेसिकली योर क्वांटम मैकेनिक्स विल प्ले अ रोल देयर, नॉट द न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो इस वजह से ऑल नॉलेज इज प्रोविजनल। तो अपने आप को बहुत ह्यूमिलिटी के ग्राउंड पे रख के ऐसे लिखना है। डोंट ट्राई टू मेक अ क्लोज्ड केस कि मैंने ये बोल दिया, केस क्लोज्ड। यू आर नॉट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड आपने उस हिसाब से अपनी एक ह्यूमिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी हर लाइन के अंदर दिखानी है, ठीक है? बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव नहीं हो जाना कि मैं ऐसे लिख रहा हूं तो मैं ही करके दिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट, अवॉइड कैजुअल लैंग्वेजेस एंड शॉर्ट फॉर्म्स। देन अवॉइड स्टैगर्ड टोन। अब ये बहुत समझने वाली बात है। हमारी टोन ना ऐसे में अलग अलग तरीके से वेरी कर सकती है। पेसिमिस्ट, सीरियस, सॉम्बर, ऑप्टिमिस्टिक, एंथुजियास्टिक, इस तरह से एक लेवल ऑफ टोन बढ़ता चला जाता है। अब आपने टॉपिक के हिसाब से देखना है कि आपको कौन सी टोन फिट बैठती है। आपने एकदम से वेवर नहीं करते रहना कि आप एकदम एक पैराग्राफ में पेसिफिस्ट टोन में चल रहे थे,
और अगले पैरा में आप एज इट इज ऑप्टिमिस्ट टोन में ही चले गए या एंथुजियास्टिक टोन में चले गए. Your tone should not vary too much, and throughout the essay you should try and maintain one basic tone. कि आप अगर पेसिमिस्ट टोन या सीरियस टोन में हो तो आपका जो वेरिएशन है वो पेसिमिस्ट, सीरियस और सॉम्बर के बीच में हो सकता है, इससे बहुत ज्यादा आगे नहीं. सिमिलरली अगर आप ऑप्टिमिस्टिक टोन की बात कर रहे हो तो फिर इट शुड बी ऑप्टिमिस्टिक इंथ्यूजियास्टिक, वहां पे रहना चाहिए, पर बहुत ज्यादा फिर पेसिमिस्टिक की तरफ नहीं चल जाना. क्योंकि वो जो एक टोन स्विचिंग है ना, उससे जो रीडर का माइंड है वो बहुत ज्यादा इरिटेट होता है. उसको लगता है कि क्या अभी तो ऐसे बात कर रहा था, अभी ऐसे बात कर रहा है, शुड आई कीप ऑन स्ट्रिंगिंग माई मूड्स और समथिंग, है ना. हर बार मुझे चाय का कप लेके बैठ के ऐसे पढ़ना पड़ेगा. सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टोन दैट वी मेंटेन इन द एसे. अगर बात सीरियस हो रही है तो उसको सीरियस रहने दो, अगर बात ऑप्टिमिस्टिक हो रही है तो ऑप्टिमिस्टिक चलते चले जाओ. ठीक. तो वो बहुत ज्यादा वेरिएशन आपके टोन में नहीं आनी चाहिए. एक थॉट प्रोसेस के साथ जब आप ऐसे शुरू करेंगे तो उसी थॉट प्रोसेस के साथ चलते चलते ऐसे आपको फिनिश भी करना है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट है सिलेक्टिंग एन ऐसे टॉपिक. जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चंस देख लेने हैं, वॉच क्वेश्चंस है, बट कुछ एक चीजें हैं जिनका अलग से भी आप ध्यान रख सकते हो. जैसे अवॉइडिंग हनी ट्रैप्स. कई बार ना बड़ी अच्छी सी कोई फ्रेज दे देते हैं, कोई बड़ी अच्छी एक लैंग्वेज में ऐसे लिखा होता है, क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं एंड में. ऐसे ऐसे इसके अंदर यू शुड अवॉइड हनी ट्रैप्स. वही ऐसे लिखो जिसके बारे में वाकई में कुछ पता है. ऐसे मत सोचो या नॉर्मल जैसे कई बार लोग बोलते हैं मैं ऐसे लिखूंगा जो कोई नहीं लिख रहा है ना, ऐसा डिफिकल्ट सा टॉपिक चुनूंगा तो नंबर ज्यादा आएंगे. ऐसा कुछ नहीं है. यूपीएससी एग्जामिनर आपको उस ऐसे के पार्ट पे ही जज कर रहा है. अवॉइड द एक्सट्रीम्स इन दिस केस, दैट इज द थर्ड वन हियर. सो एक्सट्रीम्स और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पे लिखना हमेशा मुश्किल रहता है. हमें लगता है उस टाइम पे बैठे हुए एग्जामिनेशन हॉल में कि हमने सारी चीजें कवर कर दी, लेकिन एग्जामिनर की लेवल ऑफ मेच्योरिटी हमसे बहुत ज्यादा होती है. तो बेटर यही होता है कि यू शुड क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एज फॉर योरसेल्फ, जहां पे आपके ऑप्शनल से रिलेटेड कुछ चीज आ रही है, या आपके पास फ्रेश डेटा है, आपने कोई रिपोर्ट पढ़ी थी उस चीज को लेके, या आपके पास वाकई में किसी चीज को लेके फ्रेश आइडियाज हैं. तो वो वाले टॉपिक्स आपको हमेशा कंपटीशन में एज देते हैं एज कंपेयर टू कि ऐसा टॉपिक लिखूंगा जो कोई भी नहीं लिखा. तो 30 मार्क का नहीं बनना वहां पे. देन बिफोर यू राइट यू हैव टू डिसाइड, you have to decide following things, so there is a certain spell check error, so don't worry about that. Okay. The topic is thematic or contextually specific. The topic is singular or plural in approach. The topic is metaphorical or literal. The topic is oriented towards past, present or future. The topic is based on punctuation, etc. तो ये चीजें जो है इनका ध्यान रखना थोड़ा सा. फॉर एग्जाम्पल, अब अगर कई बार ना बड़ा डायरेक्ट टॉपिक दिया होता है कि इसके बारे में बात करनी है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी साथ में लिखा होता है, कई बार ऐसा नहीं भी लिखते वो. सो आपको उस टाइम पे ध्यान रखना है कि क्या ये इंडिया के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है या वर्ल्ड लेवल पे जनरल टॉपिक की बात हो रही है. एक चीज तो ये है. दूसरा, क्या ये सिंगुलर एक बंदे की बात हो रही है या प्लूरल आम जनता की बात हो रही है, डॉक्टर, डॉक्टर्स. फिर ऐसे ही अगर कोई पंक्चुएशन मार्क लिखा है कि सारे एक स्टेटमेंट है कि इंडिया शुड बी एन एजुकेटेड सोसाइटी एंड फिर एंड में क्वेश्चन मार्क दिया है ना, या कुछ ऐसे ही कोई द पैट्रियार्की शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इंडियन सोसाइटी, और पैट्रियार्की शुड बी एंडिंग इन इंडियन सोसाइटी, फिर एंड में क्वेश्चन मार्क दिया या एक्सक्लेमेशन मार्क दिया, कुछ भी दिया. अब वो क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क एक्चुअल में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो ऐसे की टोन डिपिक्ट कर रहा है. तो वो जो टोन है ना, वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में है कि आज भी ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या ये ऐसे होना चाहिए. शुड सस्टेनेबिलिटी बी अ फोकस while creating economic growth and development, क्वेश्चन मार्क. तो वो आज भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है. वो इस तरह से वो टॉपिक है, वो ऐसा नहीं है कि आप उसका आंसर लिखने शुरू कर देंगे यस इट शुड बी और आप पूरा केस बिल्ड कर दो. नो, दैट इज जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ टोन कि इवन टुडे दिस क्वेश्चन एग्जिस्ट. तो हो सकता है आप उसका आंसर लिख रहे हो, बट आपने वो फ्लेवर प्रिजर्व करना है. अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है तो वो एक एक्साइटमेंट दिखा रहा है एक पर्टिकुलर चीज को लेके, तो सारे ऐसे में वो एक्साइटमेंट प्रिजर्व रखनी है. सो दीज पंक्चुएशन मार्क्स, इफ they exist in your topic, so they are depicting a essential tone of the topic and you have to be very careful about it. Okay. Now, creating a thinking framework.
तो जब आपने किसी ऐसे के बारे में सोचना शुरू करना है तो अलग अलग फ्रेमवर्क से आप सोच सकते हैं। सबसे आसान बेसिक सा फ्रेमवर्क है थॉट फ्रेमवर्क। अब जैसे वो जो सवाल हमने लिखे थे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हाउ, है ना, तो ये वाले जो बेसिक्स हैं, जितने आपको इसके बारे में पता होंगे एक टॉपिक के बारे में, उतनी आपकी आसानी रहेगी और उस तरह से आपने काम चलाना है। ठीक है, और ये इकट्ठे कर लेने हैं सारे, फिर इनको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करनी है। दूसरा है सब्जेक्ट फ्रेमवर्क। Here everything is topic driven. So let's say you are writing upon self-reliance. So you have to be focused upon the self-reliance as a topic itself and then build different dimensions of it and then maybe always keep coming back to that topic. You know, that is the subject framework. So you just talk about self-reliance. Then there is organic framework. This is also called life cycle approach. तो सेल्फ रिलायंस लाइफ साइकिल अप्रोच में अगर लिखने की कोशिश करोगे तो उसमें क्या होगा कि आज से 1000 साल पहले कैसा था ह्यूमैनिटी जब इवॉल्व कर रहा था, और आज कैसा है और आगे फ्यूचर में कैसा रहेगा। तो इस तरह से जब हम किसी एक चीज या एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। फिर ऐसे ही स्ट्रक्चरल फंक्शनल फ्रेमवर्क भी है। ये आमतौर पे इंस्टीट्यूशंस पे, पॉलिसीज पे या गवर्नमेंट के रिलेटेड जब कोई टॉपिक लिखना हो, है ना, या कोई एक प्रोसेस के रिलेटेड टॉपिक लिखना हो, कोई अचीवमेंट करनी है, गोल सेंट्रिक है, तो तब स्ट्रक्चरल फंक्शनल फ्रेमवर्क भी बनाया जा सकता है। हमने पहले भी बहुत बार इसको प्रैक्टिस किया है। तो किसी चीज की स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स क्या है, उसकी ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की क्या है, सिस्टम्स क्या है जिसके बेसिस पे वो काम करता है, फिर फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है, तो वो सारी चीजें हैं। जैसे गवर्नमेंट में स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट दिखेंगे तो क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट फ्रेमवर्क, द वेरियस ऑफिसर्स, यूनियन, स्टेट और लोकल। फंक्शनल फ्रेमवर्क में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। तो इस तरह से। देन कंसेंट्रिक सर्कल फ्रेमवर्क, ये भी अपने आप में क्या है कि आपने वेन डायग्राम्स तो देखे ही हैं। अगर वेन डायग्राम्स देखो तो हर चीज में थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो एक इंटरसेक्शन पे आपको मिल जाएंगी, जो कॉमन होंगी, और उन कॉमन प्लेटफॉर्म्स पे आपने चीजें बिल्ड करते चले जानी है। ठीक है, ये सब जब हम प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तो ये सारे फ्रेमवर्क्स अपने ध्यान में आते चले जाएंगे। एक और जो आप लोगों को पता है ऑलरेडी, आप फ्रेमवर्क, हम इसके बारे में पहले भी बात की है, तो दैट इज सेंसिटिविटी फ्रेमवर्क। यूपीएससी के अंदर हम ये 3 चीजें पढ़ते हैं बड़े ध्यान से, पीपल, प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस, है ना, और सबसे ज्यादा फोकस हमारा यही रहता है। अब इनके बारे में कुछ डायमेंशंस हैं जो यूपीएससी चाहता है हम बिल्ड करें, दैट इज सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इथॉस। नाउ पीपल कैन पार्टिसिपेट, get affected, cause or witness something. The process should be complete, clear, rational and inclusive. The institutions should be accessible, democratic, affordable and enabling. ये जो वर्ड फॉर्मेट है इसके अंदर रख के अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में सोचेंगे तो इट बिकम्स वेरी इजी। एक थॉट प्रोसेस बिल्ड करना आसान हो जाता है। तो सेल्फ रिलायंस को लेके अगर सोशल लेवल पे सोचना शुरू करोगे, सो यहाँ पे पार्टिसिपेशन, कंप्लीटनेस ऑफ प्रोसेस और एक्सेसिबिलिटी, ये तीनों लगा के देखते हैं। सो एट द सोशल लेवल, people can participate in creating self-reliance for the nation, yeah, but this process will be completed only when we are able to create sufficient amount of goods and services for the people, at least the necessary amount of goods and services for the people of the country. And in this process, the institutions should make the necessary technology, the necessary know how, the necessary capital accessible to the people. Yes or no? Similarly, चलो political level पे लगा के देखते हैं. So, politically, self-reliance will be achieved when people get affected by the policies created by the government in a positive manner, in an enabling manner, and the policy is able to provide clarity in the approach towards self reliance which the people must follow, whether it is going to be a closed format or an open format of self reliance. क्या हम सिर्फ आत्मनिर्भरता का मतलब ये तो नहीं है कि और किसी से हमारी इंटरेक्शन ही नहीं होगी, या ये मतलब है कि ठीक है लोगों से इंटरेक्ट करेंगे लेकिन पहले खुद केपेबल बन के। ठीक है, यहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट करने का मतलब क्या है, इकोनॉमिक लेवल पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ओके, देन इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे अगर देखते हैं तो
Political institutions should try to create a democratic process of self-reliance so that everyone in the country is enabled in that perspective. Economic level पे self reliance में people can be major causative agents, so they have to be creators of goods and services essentially, so that's why they can cause self reliance. And for this to happen, there is supposed to be a very rational process already set into how to achieve economic self-reliance in India. Rational here means mean and correlation, कि ये करेंगे तो ये होगा. उसमें बड़ी क्लैरिटी अगर लेके आएगी गवर्नमेंट, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस वेल एस्टैब्लिश्ड होंगी, तो फिर बहुत अच्छा रहेगा, सेल्फ रिलायंस जल्दी आ जाएगी. इसमें इकोनॉमिक लेवल पे लेकिन इंस्टीट्यूशंस को सेल्फ रिलायंस को अफोर्डेबल भी बनाना है, तभी जाके लोग एक कंपैरेटिव एडवांटेज को ध्यान में रखते हुए सेल्फ रिलायंस अचीव करने की कोशिश करेंगे. अगर उनको यही फील आएगी कि इंपोर्ट सस्ता है, तो फिर सेल्फ रिलायंस इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी उसकी थोड़ी सी मुश्किल रहेगी. कल्चरल इथॉस में people have to witness self-reliance going everywhere, you know, and the whole process of self-reliance should be inclusive. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या पॉपुलेशन है जो सेल्फ रिलायंट है और बाकी फिर उनके ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं या इंपोर्ट ओरिएंटेड होते जा रहे हैं. अगर हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं एज अ कंट्री, देन वी शुड ऑल पार्टिसिपेट, एंड देन इट कैन नॉट बी वर्किंग इन दिस फैशन कि आज भी एक सेगमेंट है जो हमेशा एक पर्टिकुलर इंपोर्ट को, चाइनीज इंपोर्ट को फेवर कर रहा है ना. एंड एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल दे शुड बी इनेबलिंग द मेच्योरिटी ऑफ दिस कल्चरल इथॉस ऑल्सो. जैसे आजकल हम एफडीआई के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, अगर चाइना से आ रही है तो उनकी एप्स बंद कर रहे हैं, तो ये एक इनेबलिंग एस्पेक्ट है, एक कल्चर सेट करने की बात है कि हाँ, लोग भी इसी डायरेक्शन में अब चेंज विटनेस करेंगे और खुद भी फिर इसके साथ जुड़ेंगे. तो ऐसे अगर आप सोचना शुरू करेंगे किसी टॉपिक के बारे में, तो काफी आइडियाज आपके मन में आते चले जाएंगे और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं तो वो बनेंगे. ओके, नाउ व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ राइटिंग फ्रेमवर्क फॉर द एसे, फर्स्ट गो फॉर द टॉपिक. तो टॉपिक के साथ जो ऊपर हमने अभी आइडियाज डिस्कस किए, जो फ्रेमवर्क बनाया, तो इस तरह से आप उस फ्रेमवर्क के साथ आगे बढ़ सकते हैं. अपने आइडियाज सारे के सारे जॉट डाउन कर लीजिए. हमेशा आपको देखिए 1.5 घंटे का टाइम जो है वो एक ऐसे के लिए मिलता है. अब इस 1.5 घंटे में से आधा घंटा आप कम से कम लगाइए अपने आइडियाज जॉट डाउन करने के लिए, और अलग अलग पैराग्राफ में आप उनको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे वो सेट करने के लिए. तीसरा, पैराग्राफ्स. सो पैराग्राफ्स की अगर बिगिनिंग और एंडिंग आप पहले डिजाइन कर ले, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा ऐसे राइटिंग के लिए. कितने पैराग्राफ्स आप अलग अलग डायमेंशंस के ऊपर लिखना चाहते हो, एक तो आपने ये डिसाइड करना है. दूसरा, आपने ये डिसाइड करना है कि अल्टीमेटली उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग क्या रहेगी. तो अपने आइडियाज को उस तरह से स्ट्रीमलाइन करना शुरू कर दीजिए. हर पैराग्राफ के अंदर आपको एनालिसिस का भी ध्यान रखना है, जिसमें 3 बेसिक चीजें अगर हों तो बहुत अच्छा है: लॉजिक, एग्जाम्पल्स एंड फैक्ट्स. सो अगर एक है तो भी ठीक, लॉजिक ही दिया है सिर्फ, तो उसी को आप अच्छे से बता रहे हैं कि ये क्या था, साथ में उसकी एक एग्जाम्पल या कोई रिलेटेड फैक्ट आ जाए तो उससे वो अच्छा एक फील आ जाती है. Then the examination. So whenever you're giving certain statement in the beginning of the paragraph, that particular statement should be examined within your paragraph itself. जब भी आप ऐसे को देखो ना, तो आपको पैराग्राफ्स के फॉर्मेट में ऐसे को विजुलाइज करना है. आपको ये जो थॉट्स और आइडियाज ऊपर आ रहे थे उनको इधर कंटेन करने की बात करनी है. आप पूरे ऐसे को इस तरह से ही सिर्फ मत देखो कि इट इज इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. You have to work in the format of paragraphs, where my paragraph starts and where it ends. That is the most important part. In between, what I have to do? I have to do analysis and examination. Yeah. Then it is the layering aspect. Now, the layering aspect is basically हमें ये देखना होता है कि एक डायमेंशन की फर्दर डायमेंशंस मैंने कितनी खोलनी है. Let's say you are talking about the social aspect of something. Now, in that social aspect, you are talking about gender, you're talking about maybe religion, maybe you're talking about the race, maybe you're talking about whatever. So, अब ये हमारी आगे उसकी वर्टिकल लेयर्स हो गई. अब विद इन जेंडर आप फिर आगे कुछ और चीजें एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो लेट्स से विद इन जेंडर विमेन एम्पावरमेंट, विद इन वुमेन एम्पावरमेंट फिर आप कुछ और एक्सटेंड करना चाहते हैं. अगर आपको ये लग रहा हो कि एक ही चीज के आगे 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 डायमेंशंस निकलते चले जा रहे हैं, तो हमेशा बेटर होता है कि आप उसके लिए अलग ही एक
टॉपिक क्रिएट कर लें ऐसे के अंदर, है ना, एक इंडिपेंडेंट थॉट के लेवल पे ही उसको एनालाइज कर लें, बजाय कि एक चीज से दूसरी चीज से तीसरी चीज से चौथी चीज निकलती चली जा रही है और फिर हमारा ट्रैक लूज हो जाए। तो बेटर होता है कि आप उसको एक अलग लेवल पे शो करें कनेक्टर्स के थ्रू, पैराग्राफ कनेक्ट करके। सो दैट इज अ बेटर वे टू डू इट। ठीक है, इसको थोड़ा और समझाने के लिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सो लेट्स से यू आर टॉकिंग अबाउट वी कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, है ना। तो विद इन दी पोलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया, अगर आप इस तरह से कोई टॉपिक के ऊपर ऐसे लिख रहे हो, तो उसमें क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में आप बात करना चाहते हो, दैट बीइंग योर वन डायमेंशन। अब इसकी आगे सब डायमेंशंस आ सकती हैं। दैट पहली इसकी सब डायमेंशन हो सकती है लैक ऑफ इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, दूसरी इसकी हो सकती है करप्शन, तीसरी इसकी सब डायमेंशन हो सकती है योर लिनिएज सेंट्रिक काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, है ना। देन रीजनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, है ना। देन यूज ऑफ मसल एंड मनी पावर इन द पॉलिटिक्स। सो ये जो सारी 5 डायमेंशंस बनी, अगर आपको लगे अब कि भाई इन 5 डायमेंशंस के आगे, जब मैं बात कर रहा था यूज ऑफ मसल एंड मनी पावर, तो आगे उसकी और डायमेंशंस निकल आई। तो ऐसे डायमेंशन, सब डायमेंशन की आगे और डायमेंशन बनाने से अच्छा है कि ऐसा कोई भी टॉपिक, लेट्स से यूज ऑफ मसल एंड मनी पावर इन पॉलिटिक्स, है ना, तो इसको अलग से सब डायमेंशन बनाने की बजाय, इसकी आगे आगे एक्सटेंशंस करते रहने की बजाय, इसी को आप एक अलग मुद्दा बना के पैराग्राफ में डील कर लो। अलग मुद्दा बना के इसको आप चाहे स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर ये एक अलग मुद्दा बन जाएगा और वहां पे ये ट्रीट हो जाएगा। वो ज्यादा बेटर है रादर देन क्रिएटिंग यू नो सब लेयरिंग विद इन दी टॉपिक। तो जैसे प्याज की, अनियन की लेयर्स होती है ना, तो उसको एक लेयर रखो, दो लेयर रखो, ज्यादा तीसरी लेयर में मत जाओ, ये अवॉइड करना है। उसको अलग से पैराग्राफ, अलग से एक सब टॉपिक बना के हैंडल कर लो, दैट विल बी एन इजियर वे टू डू। ओके, चले आगे देखते हैं फ्यूजन। कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा नजर आना शुरू हो जाता है जब ऐसे पढ़ते हैं कि एक ही चीज बार 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 रिपीट हो रही है, एक ही तरह की चीज पे आप स्ट्रेस करी जा रहे हो, तो वो आपको हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का भी ध्यान रखना है। बार बार चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक ही ऐसे के अंदर एक बार रिपीट हो गया चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। चाहे आप उस चीज को हैमर करना चाहते हो, लेकिन फिर एक ही पैराग्राफ में ढंग से कर लो। ठीक है। देन कैंसलेशन ऑफ वीक पैराग्राफ्स। आप बहुत अच्छा ऐसे लिखें, लेट्स से उसके अंदर टोटल 20 पैराग्राफ्स थे सारे ऐसे के अंदर, उन 20 पैराग्राफ्स में से अगर 2 पैराग्राफ्स वीक रह गए कंपेयर टू दी अदर 18, तो ये 2 आउटशाइन करेंगे और सारे के सारा एसे का जो थ्रस्ट था, जो मार्क्स आपके बढ़ रहे थे, वो नीचे ले आएंगे। उसको एग्जामिनर ओवरलुक नहीं करेगा, आपने शायद कर दिया। तो ऐसा कोई भी पैराग्राफ आपको लगे कि ये वीक पैराग्राफ बन रहा है, इसके ऊपर मेरे पास ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, डोंट राइट इट। ओके, rather than writing a weak paragraph, it is better to avoid a paragraph। ठीक है। अब ये आपको पता कहां से लगेगा, जब आप यहाँ पे पैराग्राफ्स डिजाइन कर रहे होगे, द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग, और उसके अंदर आप क्या करने वाले हो, वो थॉट प्रोसेस, वो जब आप पेन डाउन कर रहे होगे, तो वहां पे आपका पैराग्राफ की एलिमिनेशन हो जाएगी। देन ऑर्डरिंग ऑफ आइडियाज एंड पैराग्राफ्स। इसमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो आपकी इंट्रोडक्शन के लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक फ्रेमवर्क नजर आना चाहिए। ठीक है, वो कैसे करनी होती है इंट्रोडक्शन, उस पर अपनी हम बात करेंगे। एंड सेव समथिंग फॉर द लास्ट, मतलब ये ना हो कि एंड में आते आते पूरी एनर्जी डाउन होगी, टोन चेंज हो गई और सब कुछ बस थक गए आप, और आपने बस जो भी लिख के उसको खत्म कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हमेशा पहले लिख के पूरी रफ में फिर ऐसे स्टार्ट करना चाहिए। पैराग्राफ्स तो आप कर ही रहे हो, लेकिन रफ वर्क में आपकी इंट्रोडक्शन आप पूरी एक सिस्टम बना लो उसका। ठीक है, फेयर कर लो उसको बिल्कुल, इंट्रोडक्शन को बिल्कुल, उसमें कोई खामियाजा नहीं रह जाना चाहिए। जैसे आपके एसे में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, वैसे ही इंट्रोडक्शन रफ वर्क में पहले पूरी लिख के देखो। और एक और बात, हमेशा कंक्लूजन पहले लिखो, इंट्रोडक्शन लास्ट में लिखो। जब आप उसकी फेयरिंग करनी शुरू करोगे अपने रफ वर्क के अंदर, तो आपकी जो स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ थॉट प्रोसेस है, ये आइडियाज पहले आएंगे, फिर उनको आप पैराग्राफ्स में बनाओगे। इन पैराग्राफ्स के बेसिस पे एक कंक्लूजन आप फाइनलाइज कर दोगे। जब ये पैराग्राफ्स और कंक्लूजन आप लिख लो सारी की सारी, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन पूरी बनानी है।
क्योंकि अब पूरा फ्रेमवर्क जो आप ऐसे का लिखने वाले हो वो आपके सामने है। तो ये सिस्टमैटिक वे ऑफ राइटिंग है ऐसे के लिए। लास्ट जो चीज का ध्यान रखना है दैट इज लिंकेजेस एंड ट्रांजिशंस। ऐसा होना चाहिए कि जब रीडर एक पैराग्राफ खत्म करे तो वो अगला पैराग्राफ एक्सपेक्ट कर रहा हो। तो यू शुड एंड इट इन अ लाइन और इन अ स्टेटमेंट कि उसकी ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन या एक वर्ड जो हम अगले पैराग्राफ में हमारा कीवर्ड बनने वाला है वो कीवर्ड पिछले पैराग्राफ की लास्ट स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं आपने रिफ्लेक्ट किया है और उसके बारे में आगे आप बात करने वाले हो। ठीक है, इसमें बड़ा सिंपल तरीके से भी आप कर सकते हो कि फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली ऐसे भी हो सकता है अगर आपके पास पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा तो। और अगर आपके पास थॉट प्रोसेस अच्छे से बिल्ट है, आप जब पैराग्राफ डिजाइन कर रहे थे तो इनको कनेक्टर्स बोलते हैं। तो ये कनेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आपके अगर फिट हो जाएं तो इससे फ्लो ऑफ ऐसे, फ्लो ऑफ टॉपिक बड़ा अच्छा बनता है। कहानी की तरह ऐसे स्मूथली आगे बढ़ता रहता है और जो रीडर है उसका भी इंटरेस्ट बनता है। अब इंट्रोडक्शन पे आ जाइए। पार्ट्स ऑफ द एसे में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन की वेटेज रहनी चाहिए 10%, 80% एंड 10%। ठीक। अब इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले थीम सेट करना है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे क्या समझ आया, मैं इसको कैसे लिखने वाला हूं, ये एक थीम आपको बना लेना है। देन स्लाइटली डिलेड अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक। थोड़ा सा आपको शुरुआत में कोई कोट, कोई एनेक्डोट, कुछ एक उसकी एक मंथन करना शुरू करना है, फिर आपने टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। ये ना हो कि आपकी फर्स्ट शीट में वो टॉपिक का नाम ही नहीं आया, ये भी नहीं होना चाहिए। पहला एक आधा पैराग्राफ आप यूज कर सकते हैं टू क्रिएट अ थीम सेटिंग एंड देन यू शुड अनाउंस योर एसे टॉपिक। देन डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ द एसे। अब क्योंकि आप इसको लास्ट में लिख रहे हो, जब हमने प्रैक्टिस कर रहे थे तो स्कोप सारा आपके सामने होता है, तो वो स्कोप आपने एक स्टेटमेंट के अंदर यहां पे दे देना है, मैक्सिमम 2। द वॉच वर्ड इज मेक इट इंटरेस्टिंग and set the tone. You have to create certain punchlines, you have to showcase your linguistic skills here in the introduction part। okay, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रैक्टिस से धीरे धीरे इंप्रूव होगा। नाउ you can use quotes, anecdotes, established facts or universal truths while introducing something। ये आप जब हिंदू में कोई चीजें पढ़ रहे हो, कोई भी रीडिंग आप कहीं से भी कर रहे हो, वहां से यूजफुल होगा। आई हैव शेयर्ड ए पर्टिकुलर बुक विद यू, सो दैट्स व्हाई राल्फ वॉल्डो एमरसन, बहुत अच्छे एसेस्ट हैं यूएस बेस्ड। तो इनका सेल्फ रिलायंस के ऊपर एक एसे भी है, तो उसको आप जरूर पढ़ो अपना ये अटेम्प्ट करने से पहले। जितना ज्यादा पढ़ोगे ऐसे लिखने से पहले, उतने आपको ये सारी चीजें मिलती चली जाएंगी। ठीक है, वहां पे भी ऑब्जर्व किया करो जब पढ़ रहे होते हो कि पैरा की स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे की जा रही है, कैसे एक पैरा से दूसरे पैरा में फ्लो बनाने के लिए कनेक्टर्स यूज हो रहे हैं। सो ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है ऐसे लिखने के लिए। ठीक है, ओके। नाउ इन द बॉडी, द पैरा शुड स्टार्ट विद द पंचलाइन और द थीसिस स्टेटमेंट। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। जब आप पैरा सेट कर रहे हो तो उस टाइम पे कौन सी एक चीज के ऊपर आप फोकस करने वाले हो, वो थीसिस स्टेटमेंट है सारे पैराग्राफ के अंदर। या फिर उसको ज्यादा बोल्ड एनोटेशन अगर आप देने चाहते हो तो पंचलाइन के थ्रू भी आ सकता है। देन एनालाइज द स्टेटमेंट इन ए प्रीसेट टोन एंड स्टे फोकस्ड। टोन आपने जो इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस कर दी वही रहेगी, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं कर लेनी पैरा टू पैरा, इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं। देन स्क्वायर द सर्कल। हर चीज जो एक पैराग्राफ में शुरू हो, कोशिश करो कि वो उसी पैराग्राफ में कंक्लूड भी होता है। ये नहीं होना चाहिए कि वो एक चीज खिंचती चली जा रही हो और पैरा टू पैरा, पैरा टू पैरा, एंड वो आइडिया एक ही कंटेन नहीं हो रहा और नए आइडियाज तो हम क्या ही लेके आएंगे फिर ऐसे, है ना। सो कोशिश करो कि एक आइडिया जब आपका पैराग्राफ बने तो वो वहीं की वहीं कंटेन भी हो जाए। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग द कनेक्टर और लिंकर्स फॉर इंटर पैराग्राफ मूवमेंट्स। फॉर एग्जांपल दस, हेंस, इवेंचुअली, रेट्रोस्पेक्टिवली, प्रोस्पेक्टिवली, इस तरह से दिस इज वन काइंड ऑफ कनेक्टर्स। सेकेंड इज लॉजिकल ट्रांजिशन। जैसे मैंने कहा कि रीडर की एक्सपेक्टेशन बन जाए कि आगे वाले पैराग्राफ में क्या आएगा, तो वो कीवर्ड्स के थ्रू पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट कम्स योर कंक्लूजन पार्ट। So conclusion should focus upon the summary, so conveying the main points। तो जब आप पैरास बना रहे थे रफ वर्क के अंदर, वहां पे आपके मेन पॉइंट सारे आ ही जाते हैं, बस इन्हीं को सबको एक डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर आपने अब यहाँ पे लिखना होता है। सो लेकिन कंक्लूजन जब शुरू हो,
सो उसमें एक वर्ड्स हैं जो कंक्लूजन को लेके आते हैं, ऐसा अब आना शुरू हो जाता है हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग कि अब ये कंक्लूजन है। सो सच एज ओवरऑल, हेंस, दस, ऐसे वर्ड्स जब आप यूज करते हो, प्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली, ऐसे वर्ड्स यूज करते हो तो एक कंक्लूजन आने वाली है ऐसा अपने आप पता चल जाता है। ठीक है। देन पोस्ट स्क्रिप्टिंग द मिस्ड डायमेंशंस। कुछ एक आइडियाज हैं जो फिर लिखते लिखते कई बार लेट आते हैं, तो ऐसे में गंद मारने की बजाय अच्छा होता है कि उनको यहाँ पे एक लाइन में डाल के छोड़ दो। ठीक है। इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने नहीं बैठ जाना, बस टैक्टिकली इनको वहां पे दिखा देना कि पता मुझे ये भी थी, लेकिन मुझे अब ऐसे तो 1000-1200 वर्ड में लिखना ना, तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं। ठीक है। देन मेंटेन द टोन। यहां पे भी आपकी टोन वेरी नहीं होनी चाहिए। Then always give some future perspective like creativity, hope, optimism, but maintaining the humility. Okay. So इन चीजों का आपने ओवरऑल ऐसे राइटिंग में ध्यान रखना है. So if you keep up with these things, you will definitely be able to write a good essay. आज का आपका जो फर्स्ट ऐसे एक्सरसाइज है जो मैं दे रहा हूं आपको, दैट इज सेल्फ रिलायंस इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आप वो ऐसे लिखना शुरू कीजिए. ठीक है। आई थिंक आपके पास फेयर अमाउंट ऑफ आइडियाज हैं. जो रैल्फ वॉल्डो एमरसन की बुक है जो मैंने आपको दी है, उसमें से आप इस सेल्फ रिलायंस के टॉपिक को एक बार जरूर पढ़िए. काफी अच्छा उन्होंने लिखा है, कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे वहां से. फिर ग्लोबलाइजेशन को लेके आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर आजकल बहुत हिंदू में एडिटोरियल्स आए हैं. योजना मैगजीन जो इस बार का है उसमें भी सेल्फ रिलायंस के बारे में बात की गई है. तो यहां से आपको इस टॉपिक के लिए अच्छे डेटा मिल जाएंगे और आपने बस इस फॉर्मेट के बेसिस पे उसको फिर बनाना है. ठीक है. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. सो आई होप आपके एसेस जल्दी आपके मेरे पास सबमिट हो जाएंगे, एंड देन हम 1 to 1 आपके जितने भी एसेस की इनपुट्स आएंगी उनकी फिर एक रिव्यू करेंगे, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू इम्प्रूव अपॉन देम, हाउ मच मार्क वुड यू स्कोर एज पर यूपीएससी स्टैंडर्ड्स, कौन से चीजें हैं जो आपकी मार्क्स को ऊपर उठा रही हैं, कौन सी हैं जो नीचे लेके जा रही हैं. इनकी एक विविड डिस्कशन हम सारे लोग मिलके करेंगे. ठीक है. सो दैट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.